मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूं और वो थोड़ा अजीब है। ज्यादातर जगहों पर पोस्ट ऑफिस दिन में खुलता है और रोज की तरह चिट्ठियां आती जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां नाइट पोस्ट ऑफिस है और मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात उसी दिन शुरू हुई जब मुझे वहां नौकरी मिली। नौकरी की पहली रात मैंने बिल्डिंग के सामने वाले पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाई। आसपास का पूरा इलाका वीरान लग रहा था। पोस्ट ऑफिस की एंट्री के दरवाजे खुले हुए थे तो मैं उसके अंदर चला गया। हेलो, मैंने आवाज दी। यहां कोई है क्या? मगर वो बड़ा सा कमरा बिल्कुल खामोश था। मैं मेन काउंटर तक गया जहां डेस्क के बिल्कुल बीच में एक नोट रखा था। उस पर लिखा था, हाय काल, उम्मीद है तुम्हारी पहली शिफ्ट आराम से निकले। मुझे पता है तुम पहले गैस स्टेशन में नाइट शिफ्ट कर चुके हो, तो अकेलापन और बोरियत तुम्हारे लिए नई बात नहीं होगी। लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस छोटे से कस्बे में चीजें थोड़ी अलग हैं। आखिर कितनी जगहों पर पोस्ट ऑफिस के लिए नाइट गार्ड रखा जाता है। काश मैं तुम्हें और बता पाता, लेकिन इस कस्बे की अजीब चीजें समझाई नहीं जा सकती। इसे खुद देखना पड़ता है। खैर, मैं इस छोटे से कस्बे का इतिहास बताकर तुम्हें बोर नहीं करूंगा। तुम यहां पैसों के लिए आए हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे सामने कोई दिखावा करूं। फिर भी तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन रूल्स पर पूरा ध्यान दो। रूल नंबर 1, किसी भी हाल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोस्ट ऑफिस के बाहर मत जाना। रूल नंबर 2, ट्रिक और ट्रीटर्स की तरफ मत देखना। रूल नंबर 3, अगर टॉयलेट जाओ तो मेन डेस्क पर लौटने से पहले 15 मिनट इंतजार करना। रूल नंबर 4, जब फर्गस आधी रात को डाक लेकर आए तो उसे धन्यवाद कहना। रूल नंबर 5, उसके लाए हुए पैकेट्स को बिल्कुल भी मत खोलना। रूल नंबर 6, फोन मत उठाना, चाहे मैं ही क्यों ना कॉल करूं। रूल नंबर 7, अगर मैं सुबह 6 बजे से पहले आ जाऊं तो फ्रीजर में छिप जाना। गुड लक, मिस्टर ब्लैक। यह वही नोट था जो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी पहली नाइट शिफ्ट से पहले छोड़ा था, और उसने बिल्कुल सही कहा था। आखिर कौन सी जगह पोस्ट ऑफिस के लिए नाइट गार्ड रखती है? लेकिन उसने इस सवाल का असली जवाब नहीं दिया था। मुझे लगा कि मेरा काम बस डाक छांटना और सिक्योरिटी देखना होगा, मगर लग रहा था कि मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ट्रिक और ट्रीटर्स? मैंने हंसकर कहा, यह तो अप्रैल का महीना है, इस वक्त ट्रिक और ट्रीटर्स क्यों आएंगे? यही बात मुझे अजीब लगी थी, लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले 2 घंटे बिना किसी घटना के निकल गए। नौकरी की पहली रात बहुत बोरिंग लग रही थी। मैं सोचने लगा कि शिफ्ट खत्म होते ही नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया वहां बोरियत से भी बदतर चीजें होती हैं। बहुत बहुत ज्यादा बदतर। आधी रात से कुछ मिनट पहले फोन बजा। जाहिर है मैंने फोन नहीं उठाया। यह मिस्टर ब्लैक का छठा नियम था, और मुझे पता चला कि कॉल वही कर रहा था, क्योंकि जब मैंने फोन नहीं उठाया तो उसने वॉइसमेल छोड़ा। काल, उसकी आवाज गूंजी। फोन उठाओ, मुझे नौकरी के बारे में कुछ और बात करनी थी। मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। आखिर मिस्टर ब्लैक मुझे खुद का फोन उठाने से मना क्यों करेगा? अगले 10 मिनट तक मैं बस यही सोचता रहा। मैंने नियमों की लिस्ट फिर से उठाई। फोन मत उठाना, चाहे मैं ही कॉल क्यों ना करूं। ये मिस्टर ब्लैक के ही शब्द थे, तो फिर वो अब कॉल क्यों कर रहा था? अजीब तो था, लेकिन मैंने इसे उसका मैनेजमेंट स्टाइल का तरीका समझा। मैंने सोचा शायद वो टेस्ट ले रहा है, देखना चाहता है कि मैं नियम मानता हूं या नहीं। लेकिन तभी फोन फिर से बजा। काल, मिस्टर ब्लैक की आवाज विकृत और भारी लग रही थी। लोगों को इग्नोर करना बदतमीजी है, और बदतमीज लोगों को उनकी सजा जरूर मिलती है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज ने मुझे कुर्सी से उछाल दिया। पोस्ट ऑफिस के सामने लगे कांच के पार
सड़क के उस पार मैंने एक काली आकृति को देखा जो मेरे देखते ही गायब हो गई। मेरा दिल सीने में पिनबॉल की तरह उछल रहा था और मैं किसी तरह की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को क्यों डराएगा? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं खड़ा हुआ और पीछे की तरफ गया, दरवाजे की कुंडी खोली और वहां एक डरावनी परछाई की तरह हुड वाली जैकेट पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। वो फर्गस था। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए खड़ा था जिनमें एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स था। मैंने कांपते हुए वो पैकेट उससे ले लिया। उसका चेहरा हुड की छाया में डूबा हुआ था। एक पल के लिए मुझे लगा उसकी आंखों की सफेदी की जगह पूरा कालापन था। फिर मैंने खुद को समझाया कि अंधेरा मेरी आंखों से खेल कर रहा है। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और लगभग चौथा नियम भूल ही गया था। जब फर्गस आधी रात को डाक देने आए तो उसे धन्यवाद कहना। मैंने अपना गला साफ किया। थैंक यू फर्गस। लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरा थैंक यू सुनते ही वो मुड़कर चला गया। और आज तक मैं सोचता हूं, अगर मैंने उसे थैंक यू ना कहा होता तो आगे क्या होता। कुछ और घंटे बीत गए। वक्त काटने के लिए मैंने पोस्ट ऑफिस को अच्छे से देखने का फैसला किया। वो असल में काफी बड़ी बिल्डिंग थी। सिर्फ एक मंजिल थी, लेकिन कई कमरों में बटी हुई थी। ऐसे कमरे जिनसे मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब मिल सके। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था और उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले मैं मेल सॉर्टिंग रूम में गया। मैंने उसका दरवाजा खुला रखा ताकि मेन डेस्क पर नजर बनी रहे। वो जगह पूरी तरह बिखरी हुई थी, जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। जो भी दिन में वहां काम करता था उसने सब कुछ गड़बड़ छोड़ रखा था। मैं सोचने लगा, कहीं इस पोस्ट ऑफिस में सिर्फ मैं और मिस्टर ब्लैक, हम दो ही कर्मचारी तो नहीं हैं। मैंने डेस्क पर लगे ऊंचे ऊंचे फाइलों और फोल्डरों के ढेर को खंगालना शुरू किया। वहां कागजों का पहाड़ था, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उन पर बस अजीब अजीब सी लकीरें और टेढ़े मेढ़े निशान बने हुए थे। वो दस्तावेज नकली थे, जैसे किसी को बेवकूफ बनाने के लिए रखे गए हों। उन सब में बस एक ही चीज असली थी। ढेर के सबसे नीचे एक नोटबुक रखी थी, जॉन ग्लास की नोटबुक, बिल्कुल वही जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे पिछले नाइट शिफ्ट वर्कर की निशानी मिल गई थी। मतलब मैं किसी की जगह रखा गया था। और शुक्र है पिछले वर्कर ने अपनी नोटबुक में मेरे लिए कुछ छोड़ रखा था। उस नोटबुक में रूल्स की एक और भी ज्यादा डिटेल लिस्ट थी। हेलो नए कर्मचारी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं माफी चाहता हूं। इस वक्त तुम नर्क में हो और तुम्हें अभी इसका एहसास भी नहीं है। अगर मेरी जगह किसी और को रखना पड़ा है तो मेरे हालात अच्छे नहीं रहे होंगे। सॉरी, तुम्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, या शायद तुम समझ रहे हो। शायद तुम उन डरावनी चीजों में से कुछ देख भी चुके हो जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं। चलो मिस्टर ब्लैक के नियमों के बारे में थोड़ा साफ साफ बात करते हैं। रूल नंबर 1, किसी भी हालत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पोस्ट ऑफिस से बाहर मत जाना। अगर तुम 6 बजे से पहले उस दरवाजे से बाहर गए तो तुम मर जाओगे, ठीक है? रात में यह कस्बा सुरक्षित नहीं है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। अभी बस इतना समझ लो, ये नियम नौकरी बचाने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए है। रूल नंबर 2, ट्रिक और ट्रीटर्स की तरफ मत देखना। 3 बच्चे मास्क और हुड पहने हुए हर रात आते हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो जरूर आएंगे, और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। दुआ करना कि वो अपना मास्क ना उतारें, और अगर उतार लें तो उनकी आंखों में मत देखना, और अगर देख लिया तो ये पक्का कर लेना कि उन्होंने तुम्हें ना देखा हो। अगर तुम्हारी नजर उनसे मिल गई तो वो तुम्हें उन्हें अंदर बुलाने के लिए मना लेंगे, और फिर वो वापस नहीं जाएंगे जब तक उन्हें उनकी ट्रीट नहीं मिल जाती।
रूल नंबर 3, अगर तुम बाथरूम जाओ तो मेन डेस्क पर लौटने से पहले कम से कम 15 मिनट इंतजार करना। तुम ये मान लो कि पैकेट के अंदर एक चीज है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जो काफी सक्रिय है, और जब वो खुद बाहर आने का रास्ता ढूंढ ले तो उसे छेड़ना मत। लेकिन अगर 15 मिनट तक इंतजार कर लोगे तो वो वापस पैकेट में चला जाता है, और ये हमेशा होता है। और तभी मेन पोस्ट ऑफिस एरिया में जाना सुरक्षित होता है। बस इस प्रोसेस में दखल मत देना, ठीक है? और ये बात सीधे नियम नंबर 5 से जुड़ी है। नियम नंबर 4, जब फर्गस आधी रात को डाक लेकर आए तो उसे धन्यवाद कहना। हाँ, फर्गस, वही वो पैकेट लाता है, बस वही एक इकलौती चीज जो वो हर रात लाता है। उसी चीज ने उसे बदला है, और हम सबको भी। शायद अब मेरी गलती के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। चाहे कोई इसे कभी पढ़े या नहीं, लेकिन मुझे कबूल करना है। नियम नंबर 5, पैकेट कभी मत खोलना। अब हम असली मुद्दे पर आ गए हैं। शायद तुम्हें इस जगह के बारे में पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आसान काम और मोटी सैलरी, इसे कोई बेवकूफ इंसान ही ठुकरा सकता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के लिए ये नॉर्मल नहीं है ना? इतने पागलपन भरे पैसे। और मुझे लगता है तुम समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर ब्लैक के बारे में। लेकिन ये सब उसकी गलती नहीं है, कुछ मेरी भी है। देखो, मिस्टर ब्लैक का नाइट पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक ही चीज डिलीवर करता है। हर पैकेट में वही चीज होती है, और हर बार उसी एक पते पर भेजी जाती है। यह एक प्राइवेट पोस्ट ऑफिस है। मुझे पता है डाक पहुंचाने वाले बिजनेस के लिए ये बहुत अजीब है, लेकिन किसी ने मिस्टर ब्लैक को बेहिसाब पैसे दिए हैं। उसे सिर्फ एक ही ग्राहक चाहिए। लेकिन वो चीज जो पैकेटों के अंदर है, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है। बस ये बता सकता हूं कि वो करती क्या है। असल में इन नियमों के होने की वजह मेरी गलती है। कुछ महीने पहले जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई और मैंने एक पैकेट खोल दिया, और उसके अंदर जो मैंने देखा, मैं उसे बयान नहीं करूंगा क्योंकि तुम उसे कभी नहीं देखने वाले, ठीक है? बिल्कुल भी मत देखना, कभी भी वो पैकेट मत खोलना। बस इतना जान लो, उसने इस पूरे कस्बे को बदल दिया। उसने मुझे ऐसी चीजें दिखाई जिनमें मैं खो गया, और फिर मैंने उसे कस्बे के लोगों को बेचना शुरू कर दिया। हर पैकेट से मैंने अपना हिस्सा लिया। वो एक बहुत बुरा काम था। फिर उस चीज ने मुझे बदल दिया, अंदर तक सड़ा दिया। मैंने उसे बस एक बार इस्तेमाल किया, लेकिन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। और बाकी कस्बा, मैंने उन्हें उसका आदी बना दिया। खैर, जैसा मैंने कहा, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगर उस पैकेट को नहीं खोलोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां मुद्दा यह है कि मैंने उन्हें इसका आदी बना दिया। वो अब इंसान नहीं रहे, और अब वो इस जगह की तरफ खींचे चले आते हैं। उन पैकेट्स में मौजूद चीज का थोड़ा सा स्वाद पाने की उम्मीद में हर रात वो पोस्ट ऑफिस आते हैं। इसी वजह से फर्गस खुद बदल गया। लेकिन वो बुरा नहीं है। अगर वो होता तो कब का मेरा गला काट चुका होता और यहां के सारे पैकेट ले जा चुका होता। तो अब तुम्हारा असली काम क्या है? फर्गस से डाक लेना और उसे सॉर्टिंग रूम में रखना। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस जगह की रखवाली करनी है, पैकेट्स को उनसे बचाना है, कस्बे के लोगों से। यही मिस्टर ब्लैक का भयानक राज है। वो चीज जिसे वो किसी अनजान खरीदार को बेचता है, वो है नरक से आए पैकेट। मुझे नहीं पता उसका भरोसा तोड़ने के बाद भी उसने मुझे नौकरी पर क्यों रखा। शायद वो नहीं चाहता कि उसका राज बाहर आए, या शायद उसने मेरे लिए कोई और भी भयानक सजा सोच रखी है। मुझे बस इतना पता है, मैं खुद को नौकरी छोड़ने के लिए मना नहीं पाता। मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता। शायद कस्बे के बाकी लोगों की तरह मैं भी उन पैकेट्स की तरफ खींचा चला आता हूं।
मैं यहां से जाना नहीं चाहता। नियम नंबर 6, फोन मत उठाना, चाहे मैं ही कॉल क्यों ना करूं। और यहीं अगली बात आती है, मिस्टर ब्लैक की कॉल्स। असली मिस्टर ब्लैक ठीक है, लेकिन जो चीज उसकी तरह बनने की कोशिश करती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक ऐसी चीज जो मौत से भी बदतर अंजाम देती है। मैं उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जानता हूं कि फोन कभी मत उठाना। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने ये अभिशाप पूरे कस्बे पर छोड़ दिया था। मिस्टर ब्लैक कहता है कि उसे अपने नकली रूप की पहचान नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। काश मैं और बता पाता, लेकिन मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं, तो मुझे माफ करना। नियम नंबर 7, अगर मैं सुबह 6 बजे से पहले आऊं तो फ्रीजर में छिप जाना। अगर मिस्टर ब्लैक का नकली रूप पोस्ट ऑफिस के सामने वाले दरवाजे पर आ जाए तो फ्रीजर में घुसो, दरवाजा बंद करो और शिफ्ट खत्म होने तक इंतजार करो। पैकेट्स को भूल जाओ, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। देखो, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस जगह में फंसा लिया गया है। अगर तुम ये शिफ्ट जिंदा रहकर निकाल लो तो कभी वापस मत आना। मेरी तरह बेवकूफ मत बनना। मैं यहां से नहीं जा सकता। इस जगह ने मुझे बदल दिया है। मुझे उम्मीद है कि किसी को भी ये नोटबुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं यहां तब तक काम करूं जब तक काम करने के लायक भी ना रहूं। लेकिन अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो इसका मतलब है कि मैं अब नियमों का पालन करके सुरक्षित नहीं रह पाया। अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम मेरे अंजाम को लेकर आशावादी रह सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है, मैं शायद मर चुका हूं। जॉन ग्लास। मैंने नोटबुक डेस्क पर गिरा दी। मैं खुद को समझाने लगा कि वो इंसान मानसिक रूप से परेशान रहा होगा, लेकिन फिर मुझे नियमों की लिस्ट, अजीब फोन कॉल्स और फर्गस के साथ हुई वो अजीब मुलाकात याद आई। सबसे ज्यादा मैं सॉर्टिंग रूम की अजीबियत के बारे में सोच रहा था। चारों तरफ फैले कागज जिन पर स्याही से बेतरतीब निशान बने थे, प्रिंट किए हुए कागज जिन पर कुछ भी नहीं लिखा था। इस पोस्ट ऑफिस में कुछ बहुत गड़बड़ था। भयानक घटनाएं शुरू होने से पहले ही मुझे यह एहसास हो चुका था, और वो भयानक चीजें एक दस्तक से शुरू हुई। मेन पोस्ट ऑफिस एरिया की खिड़की पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं सॉर्टिंग रूम से बाहर निकलने से डर रहा था। और फिर मुझे हंसी सुनाई दी, बच्चों की हंसी। मुझे नियम नंबर 2 याद आया, वही नियम जिसे पढ़कर मैंने पहले हंस दिया था। अब वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा था, खासकर जॉन की डिटेल चेतावनी पढ़ने के बाद। मैंने शीशे पर हो रही थपथपाहट को नजरअंदाज करते हुए वो नोटबुक उठाई और वो लाइन फिर से पढ़ी, ट्रिक और ट्रेटर्स की तरफ मत देखना, वो जाएंगे नहीं जब तक उन्हें उनकी ट्रीट नहीं मिल जाती। घबराकर मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बजे से थोड़ा ऊपर का समय था। मैंने सोचा, बस 2 घंटे और 2 घंटे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इस कस्बे को छोड़ दूंगा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। शायद जॉन और मिस्टर ब्लैक दोनों मिलकर नए बंदे के साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरे लिए ईगो मायने नहीं रखती थी। मैं खुशी खुशी यहां से चला जाता और कभी वापस नहीं आता। मुझे इसमें जरा भी दिक्कत नहीं थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। दरवाजे पर ट्रिक और ट्रीटर्स खड़े थे। 3 बच्चे, करीब 5 फुट लंबे, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं था। मुझे पता था नियम कहता है कि उन्हें मत देखो, लेकिन जॉन ने लिखा था जब तक वो मुझे ना देखें तब तक ठीक है। लेकिन मुझे लगा मुझे देखना ही पड़ेगा। मुझे पक्का करना था कि वो अंदर तो नहीं आ जाएंगे। ट्रिक या ट्रीट, एक बच्चे ने पूरी तरह अमानवीय आवाज में फुसफुसाया। उसने पंपकिन मास्क पहना हुआ था। बाकी 2 बच्चों ने ड्रैकुला के मास्क लगाए हुए थे। उनके शरीर पर लंबे काले चोगे थे और मैं शुक्रगुजार था कि उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे सिर्फ तब डरना था
अगर उन्होंने अपने मास्क उतार दिए। तभी मैं पीछे हटते हुए एक डेस्क से टकरा गया और फोल्डरों का एक ढेर जोर से नीचे गिर पड़ा। तीनों के सर एक साथ झटके से मेरी तरफ घूमे, सीधे सॉर्टिंग रूम के दरवाजे की तरफ। अपने मास्क की पतली दरारों से वो मुझे घूरने लगे। फिर तीनों बच्चों ने मास्क उतारने के लिए अपने हाथ उठाए। मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फुटपाथ पर लगे स्ट्रीट लैंप की मध्यम रोशनी में मैं उन तीनों बच्चों के चेहरे साफ देख पा रहा था। उनकी भयानक मुस्कानें उनके कानों तक खिंची हुई थी और उनकी आंखें, वो बहुत डरावनी आंखें थीं। तभी मुझे समझ आया, फर्गस की तरह इस कस्बे के लोगों की आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अरे अंकल, पंपकिन मास्क वाले बच्चे ने पागल सी टूटी फूटी आवाज में हंसते हुए कहा, मुझे अंदर आना है मिस्टर पोस्टमैन, बस दरवाजा खोल दो। मेरे हाथ पांव खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे उन शैतानी बच्चों ने मुझे कठपुतली बना लिया हो। मैं पोस्ट ऑफिस के मेन एरिया से होते हुए सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे होठ हिल नहीं पा रहे थे। मैं मदद के लिए चीखना चाहता था। मैं चाहता था कि घड़ी किसी जादू से 6 बजा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कुंडी घुमाई और सामने का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे अपने शरीर पर फिर से काबू मिल गया। उस गिरोह के सरगना का हड्डी सा हाथ हैंडल पर लिपट गया और दरवाजा खोलते हुए उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे ट्रीट चाहिए मिस्टर पोस्टमैन। वो हंसा और दरवाजे की दरार से अपनी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाने लगा। मैं पलटा और गला फाड़कर चिल्लाते हुए पूरी ताकत से बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। बाथरूम के एक स्टॉल में घुसते ही मैंने उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेन पोस्ट ऑफिस एरिया से ठहाकों की आवाजें आने लगी और सॉर्टिंग रूम में बच्चों जैसी उथल पुथल होने लगी। फिर उनमें से एक बच्चा बाथरूम में आ गया और अपनी एक काली बेजान आंख से दरारों के बीच से झांकने लगा। मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ, लेकिन इतना जानता हूं कि जब वो तीनों बच्चे पैकेट्स लेकर चले गए, तब भी कुछ खत्म नहीं हुआ। मेन पोस्ट ऑफिस एरिया से आवाजें आती रही, लेकिन अब वो अलग तरह की आवाजें थी। तभी मुझे मिस्टर ब्लैक के रूल्स में से एक और रूल याद आया। अगर बाथरूम जाओ तो मेन एरिया में लौटने से पहले कम से कम 15 मिनट इंतजार करना। मैंने जॉन की नोटबुक में लिखी बातें याद की। पैकेट्स, उनके अंदर की चीजें जो बाहर निकलकर पोस्ट ऑफिस में घूमने लगती हैं। मैंने देखा नहीं, लेकिन देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था आखिर किस चीज ने इस कस्बे को ऐसा बना दिया है। लेकिन मुझे पता था, अगर मैंने देखा तो वो पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा। फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जॉन की तरह मैं भी मर जाऊंगा। शायद आज नहीं, लेकिन कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा। उन पैकेट्स में जो भी था वो इतना काफी था कि जॉन को यहां रोके रखे, ये जानते हुए भी कि एक दिन वही उसे मार डालेगा। मैं बस इतना जानता था, बाथरूम के बाहर से आ रही आवाजों ने मेरी हड्डियां जमा दी थी। वो किसी काली गाढ़ी चीज के फिसलने की आवाज नहीं, वो घिसटने की आवाज थी, जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसी जा रही हो, या किसी बच्चे की चीख हो जो टूटी हुई टेलीफोन लाइन के पार से आ रही हो। या शायद इनमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो आवाज इस दुनिया की नहीं लग रही थी। आवाजें रुकने के बाद भी, और जब मुझे यकीन हो गया कि वो चीज वापस पैकेट में चली गई है, मैंने फिर भी 10 मिनट और इंतजार किया, सिर्फ एहतियात के लिए। जब मैं वापस मेन डेस्क पर आया, दीवार की घड़ी 5 बजे दिखा रही थी। बस एक और घंटा बचा था। लेकिन आप जानते हैं वो रात कैसे खत्म हुई, है ना? मुझे भी पता था वो रात कैसे खत्म होगी। 6 नियम, मैं उन 6 रूल्स की अहमियत समझ चुका था, लेकिन रूल्स 7 थे। और कौन सा रूल था जिसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था?
अगर मैं सुबह 6 बजे से पहले आऊं तो फ्रीजर में छिप जाना। जैसे किसी साइकिक कनेक्शन से मिस्टर ब्लैक ने मेरे उस ख्याल का जवाब दे दिया, या यूं कहूं उसके जैसी दिखने वाली चीज ने। कॉल। उस आवाज ने मुझे झटका दिया। मैं रिसेप्शन के पीछे कुर्सी से गिर सा गया। मैं उछलकर खड़ा हुआ और सड़क की तरफ देखा। उगती रोशनी में एक आदमी खड़ा था, इतना डरावना कि किसी का भी दिल बैठ जाए। वो उसी आदमी जैसा दिखता था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मिस्टर ब्लैक। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं लग रहा था। वो 6 फुट लंबा था, सलेटी रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था। उसका सूखा सा चेहरा था और जाहिर है आंखें एकदम काली थी। वो बच्चों की तरह नहीं मुस्कुराया, ना ही उसका चेहरा फरगस की तरह भावहीन था। उसके बजाय उसका मुंह खुला हुआ था, इतना ज्यादा खुला जैसे मुझे निगल जाएगा। खिड़की के बाहर खड़े होकर वो मुझे देखता रहा और फिर, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया कॉल? मिस्टर ब्लैक के उस पागल हमशक्ल ने पूछा। मेरे लिए एक पैकेट आया है। जवाब का इंतजार किए बिना उस आदमी का हाथ बढ़ने लगा, भयानक रूप से लंबा होता हुआ कांच के दरवाजे के नीचे की तरफ आ गया। मैंने उसकी लंबी पतली उंगलियां देखी जो उसके आंखों जितनी ही काली थी। वो दरवाजे के नीचे से मुड़ती हुई पोस्ट ऑफिस के अंदर घुसने लगी। मैं चीख पड़ा जब उसका हाथ अंदर से हैंडल तक पहुंचा और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बच्चों के उलट मिस्टर ब्लैक को न्योते की जरूरत नहीं थी। और तभी मुझे रूल नंबर 7 याद आया। पोस्ट ऑफिस का एकमात्र कमरा जिसमें ताला था। मैं उसकी तरफ दौड़ा। मैं मिस्टर ब्लैक की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। मेरी आंखें बस सामने फ्रीजर के दरवाजे पर टिकी थी। मैं हैंडल खोलने की कोशिश करने लगा और तभी पीछे से एक करहा सुनाई दी, जैसे कोई घायल जानवर हो। लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आया। मैंने मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था मिस्टर ब्लैक मुझ तक पहुंचने में बस कुछ सेकंड दूर था। मैंने फ्रीजर का दरवाजा खोला और जोर से बंद कर दिया। बस एक पल के लिए जब दरवाजा बंद हो रहा था, मैंने एक ऐसी डरावनी चीज देखी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मिस्टर ब्लैक का वो हमशक्ल अब बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं था। वो एक बेरंग प्राणी में बदल चुका था, जिसके शरीर से दर्जनों पतले मकड़ी जैसे हाथ पांव निकले हुए थे। 1 घंटा मैं उसी फ्रीजर में बंद रहा और सुबह 6 बजते ही मैं वहां से भाग निकला और कभी वापस नहीं गया। मैंने फिर कभी मिस्टर ब्लैक से बात नहीं की और साफ कहूं, मुझे उस पर भरोसा भी नहीं है। मैं जॉन से सहमत हूं। वो जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा जानता है। मेरे पास ढेरों सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उन पैकेट्स में है क्या? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी जरूर देना। अगर आप ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।